कल हमने 2023 का सी सेट पेपर किया था जो कि अब तक का टफेस्ट था। आज से हम 2022 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको खुद भी देख के लग जाएगा बहुत इजी पेपर था और इस पेपर में 66 लाना बहुत ज़्यादा इजी था। तो 2022 जैसा ही पेपर आएगा, यही बेंचमार्क आएगा और ऐसे ही पेपर रिपीट होंगे। 2023 वाला वंस इन अ ब्लू मून पेपर आता है, बट वो भी डिफाइन कर जाता है। सी सेट टफ भी यूपीएससी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑप्शंस नहीं था उनके पास। बट 2022 से आपको धीरे धीरे फील करने आ जाएगा कि कितना ईजी होता है और सेम लाइन्स पे आप राज्य सेवा भी मैप कर सकते हो। जब हम राज्य सेवा का भी पेपर दिखाऊंगा आपको फील होगा सेम लेवल पे था। आप न्यू हो, आपका नाम? शालिनी। ओके। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 20, 75 और x। आपको पूछा है x की जगह पे क्या आएगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ 10 दो बार है, इसका मतलब या तो 0 ऐड हुआ है या तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है 10 इंटू 10 तभी 1 होगा। नेक्स्ट देखो 10 इंटू 15 कब होगा? जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखो 15 से 30 कब होगा? जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से 75 कब होगा? जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 75 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 0.5 का डिफरेंस बढ़ रहा है। पहले 10 को इंटू 10 किया 1 से, फिर 10 इंटू 15 कब होगा? जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर इंटू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 225। सीक्वेंस में, इस टाइप के सीक्वेंस में अब आप बोलोगे सर समझ में कैसे आएगा, क्या करना है? बस ये ऑब्जर्व करो, 10 दो बार रिपीट हुआ है। दो ही पॉसिबल केसेस है, या तो इसमें कुछ ऐड हो रहा होता या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में भी देख सकते हैं। सबसे पहले 20 10 कब होगा? जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तभी 20 का हाफ 10 हो जाएगा। फिर 1, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 2, 2.5 और फिर लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 को। 225 मार्क करो, आगे बढ़ो। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, अगेन ये क्वेश्चन ही देख लो कितना बड़ा है। 5th वाला ये जो क्वेश्चन था ये एग्जाम में छोड़ने के लिए होता है। अब आप बोलोगे फिर यूपीएससी ने दिया क्यों? सीसेट का पेपर यही स्मार्ट वर्क इसलिए किया जाता है। सीसेट में यूपीएससी ये देखना चाहती है आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, कौन से क्वेश्चन पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये डिफाइन करता है पेपर दोगे कि नहीं। अब 200 क्वेश्चन है, द मोमेंट इतना बड़ा क्वेश्चन, पहले जब एग्जाम टाइम पे मैंने क्वेश्चन देखा था मुझे लगा कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है इंग्लिश का, बट देखो इतना बड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है। ये अगर करने भी जाओगे तो इम्पॉसिबल है ये हो पाएगा एग्जाम मोड, मतलब मिनिमम घर पे भी अगर ट्राई करोगे तो 10 से 15 मिनट लगेगा। एग्जाम टाइम पे ना कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। अब 3 क्वेश्चन थे इस साल जो छोड़ने के लिए थे, वो मैं आपको बता दूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में ईगो पे मत लेना। अगर 200 मार्क का पेपर है, 80 क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट समझ के चलो 50 क्वेश्चन तक हमको ऐसा होना चाहिए जो हमको सॉल्व करने चाहिए। बाकी 30 क्वेश्चन भी अगर छोड़ने पड़े सी सेट में तो छोड़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन भी अगर आप राइट करते हो और इनको हाथ नहीं लगाते हो, मान के चलते इसमें 40 भी राइट होगा और 10 रॉन्ग होगा गए से गए केस में, तो हर आपको पता है हर 3 पे एक नेगेटिव आता है, तो 10 के हिसाब से मान लो 4 नेगेटिव भी आएंगे, फिर भी 36 आप राइट करके बैठे हो। और बाय डिफॉल्ट 36 क्वेश्चन मतलब 80-85 आपको सी सेट में आ रहे हैं 66 में से, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बस ये देखो कौन सा ईजी होता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो था सीक्वेंस वाला, इसको अटेम्प्ट करो, इसको छोड़ दो, इतना बड़ा पढ़ने में ही चला जाएगा 2 मिनट। ये क्वेश्चन डुएबल है भी नहीं। सी सेट में स्मार्ट वर्क ये भी होता है, इनफैक्ट ना सिर्फ सी सेट, जीएस में भी। जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, यूपीएससी का पहला पेपर भी दोगे जीएस का, नेक्स्ट वीक से उसका भी यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी आपको फील होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं, वो किसी बुक से नहीं आए होते, आपको भी नहीं पता होता, सिर्फ एग्जामिनर को पता होता है कहाँ से आया है वो। स्मार्ट वर्क ये होता है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.66 नेगेटिव। अब देखो ये क्वेश्चन भी कितना ईजी है। आपको दिया है 2 फ्रेंड्स, एक सेकेंड इसको बड़ा करने दो। आपको दे रखा है कि 2 दोस्त हैं, एक X है और एक Y है, और दोनों दे स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर्स। मान लो ये X है और ये Y है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और भागते भागते कितना भागे? 50 मीटर्स। ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब आगे पढ़ो, X टर्न्स राइट। मान लो ये X है, इसको X बना देते, इसको Y करते हैं। X जो ये भागते भागते कहाँ मुड़ा? राइट। X टर्न्स राइट, और कितना दौड़ा राइट में? 60 मीटर। वाइल Y टर्न्स लेफ्ट, Y लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, एंड ही वेंट फॉर 40 मीटर्स।
y 40 मीटर गया और x कितना गया 60 मीटर। यही डायग्राम होगा, दोनों 50 मीटर सेम डायरेक्शन भागेंगे, x जो है राइट चला जाएगा 60 मीटर, y जो है 40 मीटर लेफ्ट आ जाएगा। अब आगे पढ़ो, देन x टर्न्स लेफ्ट। अभी x इस तरफ गया था, अब x जो है इस डायरेक्शन में था, x वापस कहाँ मुड़ा लेफ्ट। मैं अगर इस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ, मेरा लेफ्ट क्या होगा इधर, तो x वापस यहाँ कितना गया 50। और ये कह रहा है वाइल y टर्न्स राइट। अब y इस डायरेक्शन में जा रहा था और y इस डायरेक्शन में जाते थे, y कहाँ मुड़ा राइट, राइट कितना 50। ठीक है, डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। एंड देन स्टॉप, दोनों रुक गए। अब तो आपको बताना है दोनों फ्रेंड्स कितने दूर है। ये जो y है वो यहाँ पे, ये x यहाँ पे, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 40 प्लस 60, 100 मीटर। 100 मीटर मार्क करो, आगे बढ़ो। बस डायग्राम बनाना था, लेफ्ट राइट, डिस्टेंस देख लो दोनों के बीच में कितना है, y यहाँ पे x यहाँ पे, दोनों पहले एक डायरेक्शन में आए, x इधर चला गया y इधर चला गया, फिर 50-50 आगे गए, तो ये इतना ही डिस्टेंस तो है दोनों के बीच में, दैट इज 40 प्लस 60, 100 मार्क्स, 100 मीटर। तो अगेन 2.5 यहाँ से आ जाएगा, 2.5 यहाँ से। ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था, इसको स्किप कर दो, इंग्लिश में तो मिलेगा ही। अब देखो इंग्लिश में भी सर ने कराया होगा, वैसे इंग्लिश की भी एक खास बात बता देता हूँ, बस लैंग्वेज पढ़ो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ काटना। पेड़ काटोगे तो लैंड कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो शॉर्टेज ऑफ लैंड तो हो ही नहीं सकता है, पेड़ काटने से लैंड कम थोड़ी होंगे, लैंड बढ़ेंगे। द मोमेंट आप सिर्फ 2 हटाओगे, 2 यहाँ भी हटा दो, 2 यहाँ भी हटा दो, 2 यहाँ भी हटा दो, आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि सी में ही 2 नहीं था। ना सिर्फ इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप देख लो, बस एक वर्ड का गेम था। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अनसस्टेनेबिलिटी, अनसस्टेनेबिलिटी कब आएगा। ज्यादा नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ो, एक्सपांशन ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जितना ज्यादा होगा ना, सस्टेनेबिलिटी आएगी, अनसस्टेनेबिलिटी नहीं आएगा। रिसाइकलिंग का मतलब आप पहले फोन को फेंक रहे थे, अब आप उसको रिसाइकल करके यूज कर रहे हो, दैट इज एन सस्टेनेबल एक्शन, अर्थ के लिए अच्छा है ये। द मोमेंट आप 3 हटा दोगे, आंसर बच जाएगा ए और बी। आपको पता है 2 तो दोनों में कॉमन है, 1 वेरीफाई करना है, चेक करो। हेवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, हम कोल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इससे क्या होता है अनसस्टेनेबिलिटी। आंसर आ जाएगा 1 एंड 2। तो इंग्लिश के तो फ्री फुकट के मार्क्स है जो मैं आपको बताया। तो इंग्लिश के अगर 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 मान के चलो वहीं से कर लेना, 50 मार्क वहीं से आ जाएंगे। और मैथ्स के देख लो, इस साल वाला पेपर क्यों ईजी था पता है, ये वाला क्वेश्चन एकदम ईजी था जो हमने किया, ये वाला भी ईजी किया, डिस्टेंस वाला, डायरेक्शन वाला, ये 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बात कर रहा है कैलेंडर की। मैं आपको कैलेंडर का एक कंसेप्ट बताऊंगा, इसके बाद आप अपने बर्थ डेट पे भी लगा के देख लेना, वेरीफाई हो जाएगा। कैलेंडर का कंसेप्ट क्या होता है, मान लो मैंने आपको कहा 1 जनवरी 2001 को था संडे, ठीक है। आप मुझे बताओ 1 जनवरी 2018 को क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो डेट और मंथ सेम है मेरा, सिर्फ ईयर अलग है। अब 2001 से 2018 में कितना डिस्टेंस है, डिफरेंस है 17 साल, 17 ईयर्स। अब इसमें हमको काउंट करना है लीप ईयर कब कब आएगा। पहला लीप ईयर कब आएगा 2004 में, नेक्स्ट आएगा 8 में, फिर आएगा 12 में और 16 में। उसके बाद तो जाना नहीं है हमको, टोटल 4 लीप ईयर आएंगे। अब एक साल में कितने दिन होते हैं 365, इसको मैं लिख सकता हूं 52 वीक्स प्लस 1 डे। पूरे साल में ना 52 वीक्स होते हैं, क्यों 52 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आ जाएगा, बचेगा 1 दिन। तो किसी भी साल में ना 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब आपको पता है कि कितने दिन थे टोटल आपके पास 17 डिफरेंस था, प्लस लीप ईयर कितने आए 1 2 3 4 ऐड कर दोगे, 17 प्लस 4 कितना होता है, 4 क्यों ऐड किया, पहले हमने क्या किया डिफरेंस निकाल लिया। 2001 से 2018 में डिफरेंस कितना था 17 साल, लीप ईयर कितने आ रहे थे 1 2 3 4, तो 17 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 21 को 7 से डिवाइड करोगे, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ऑड डेज कितना बचेगा 0, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बच रहा है, तो फाइनली 1 जनवरी 2018 को भी क्या हो जाएगा संडे। संडे में क्या ऐड करना था आपको 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, या मान लो आप में से ही करते हैं, कोई अपना बर्थडे बताओ इस साल का। चलो मैं अपना बताता हूँ, मान लो 28 अक्टूबर 2024 निकालना है हमको, बड़े लीप ईयर हो जाएगा, लास्ट ईयर वाला करते हैं। 2023 निकालना है, देखो तो 28 अक्टूबर लास्ट ईयर 2023 क्या था,
सैटरडे था। और 2001 का भी देखो क्या है, संडे था। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 28 अक्टूबर 2001 क्या था, संडे, और 28 अक्टूबर 2023 मान लो निकालना था। वापस उसी फॉर्मूले से निकालते हैं। 2001 में से 23 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 22। लीप ईयर काउंट कर लो, पहला हो जाएगा 04, 2004, 8, 12, 16, 20। उसके बाद तो नहीं जाएंगे, 2023 तक काउंट करना था। नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, 2024। कितने दिन हो गए, 5। 22 + 5 करेंगे, कितना होता है, 27। अब 27 को मैंने क्या कहा था, 7 से डिवाइड करने के लिए, 3 7 = 21 होता है। कितना बचेगा, 6। संडे में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा, सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देख लो सैटरडे था कि नहीं। कोई भी डेट आप वेरीफाई कर लो इस टेक्निक से, आराम से आप डेट निकाल सकते हो। कौन से डेट को, कल को आपको कोई अगर बोले ना 2020 2099, जैसे आज की तारीख क्या है, आज की तारीख क्या है, 15 फेब 2024। कल को कोई आपको बोले ना 15 फेब 2099 निकालने, और ये शायद आज थर्सडे है, आप ये भी निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसी टेक्निक से। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यूपीएससी ने पूछा था कि जून का ऐसा कौन सा डेट है 2099 का जो संडे को आएगा। यूपीएससी ने पूछा ऐसा कौन सा दिन है जून महीने का, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख, जो संडे को आएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे निकालेंगे, तो 2022 में यूपीएससी का पेपर कब था, 5 जून। आपको यूपीएससी ने बाय डिफ़ॉल्ट बता दिया है 5 जून 2022 क्या था, संडे। यूपीएससी आपको ये बोल रहा है कौन सा दिन जून का 2099 मेरा संडे होगा, यही पूछ रहा है यूपीएससी। यूपीएससी पूछ रहा है जून का कौन सा डेट 2099 में संडे होगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। अब रेफरेंस के लिए क्या दे दिया है, जिस दिन आपका पेपर था, आप संडे को पेपर दे रहे थे, 5 जून 2022 को ये पेपर हुआ था, आपको पता था उस दिन क्या था, संडे। बस निकाल लो 2022 से 2099 में डिफरेंस कितना है, 77। अब लीप ईयर निकालना है। पहला लीप ईयर कब आएगा, 2024, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 पे रुक जाएंगे। 2099 तक लेना तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लीप ईयर आ गए। 77 + 19 करोगे कितना आता है, 96 को 7 से डिवाइड करोगे, 13 7 का कितना होता है, 91। बचेगा कितना, 5। 96 में से 91 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। 5 काउंट कर लो संडे से, संडे के बाद 5 आएगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब 5 जून 2029 क्या आ रहा था आपके पास, फ्राइडे। तो संडे कब आएगा, 6 7 तारीख को आ जाएगा संडे। ऑप्शन देखो 7 है, देखो वहाँ ऑप्शन 7 है, 7 को मार्क करो, आगे बढ़ो। कैलेंडर में बस इतना ही करना होता है, नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करो, कितने लीप ईयर होते हैं उसको ऐड कर दो, फाइनल को 7 से डिवाइड कर दो, जितना डिफरेंस बचेगा वो इस डेट में ऐड कर दो। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, उसमें ऐड कर दो। मंथ वाइज भी सेम होता है। अगर मैं मंथ वाइज वाला कंसेप्ट बताऊं, अब तक मैं आपको क्या कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था 1 जनवरी 2001 मेरा संडे है, और मैं आपको बोल रहा था 1 जनवरी 2047 निकालने, ऐसा कुछ कहता था। ठीक है, अब मंथ चेंज में क्या होगा, ईयर आपको सेम मिल जाएगा। मंथ चेंज में क्या होता है, आपको दे देंगे 1 जनवरी 2021 अगर संडे है, आपको बोलेंगे 1 नवंबर निकालने 2021 का। देख लो ईयर सेम है 2021, डेट भी सेम है, मंथ बस चेंज है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर जनवरी में 31 डेज है तो हर दिन 4 बार आएगा, 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे। एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे, बस 3। 28 दिन है अगर, तो 28 तो 7 से बन जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल फेब्रुवरी है, फेब्रुवरी में 28 दिन होते हैं। आप मुझे कोई भी फेब्रुवरी का मंथ ऐसा दिखा दो जिसमें 4 से कम कोई भी वीक हो। हर फेब्रुवरी में बाय डिफ़ॉल्ट 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे होंगे ही होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसमें कोई एक दिन 5 होगा।
शायद थर्सडे 5 आ रहा है इस बार, चेक करो तो कैलेंडर में। बाकी सब दिन 4 बार आएंगे, थर्सडे शायद 5 बार आ रहा है इस मंथ में, है ना, ऐसा है ना। 5 थर्सडे आ रहे हैं क्योंकि 29 डेज हैं, ठीक है। तो अगर मान लो एक किसी महीने में 31 डेज है तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 7 4 28 होता है, एक्स्ट्रा कितना होगा 3। अगर फेब्रुवरी का मंथ है 28 दिन होते हैं, एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे 0। फिर मार्च अगर 31 डेज है, एक्स्ट्रा कितने होंगे 3। एक्स्ट्रा कैसे निकाल रहा हूँ, 7 से डिवाइड करके इसको। अगर अप्रैल 30 डेज का मंथ होता है, एक्स्ट्रा कितना होगा 2, 7 4 28। तो ऐसे करके आपको निकालना है। तो आपको पता है जनवरी में 3 एक्स्ट्रा दिन आ गए, फेब्रुवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 3, मई में भी कितने आएंगे 3 दिन एक्स्ट्रा, जून में 2 दिन एक्स्ट्रा, जुलाई में 3 दिन एक्स्ट्रा, अगस्त में 3 दिन एक्स्ट्रा, सितंबर में 2 दिन एक्स्ट्रा, अक्टूबर में 3 दिन एक्स्ट्रा। अब रुक जाओ, और नवंबर तक निकालना था, काउंट कर लो, 3 3 6 2 8 11 12 13 और 19 और 2 21 और 24 डेज आ रहे हैं। इसको आप 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 3 बचेगा, 3 ऐड कर दो संडे में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। मंथ में हम लोग मंथ के ऑड डेज निकालते हैं। मंथ के ऑड डेज समझ रहे हो ना, 7 से डिवाइड कर दो। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 डेज वाले कितने मंथ होते हैं बताओ तो, पूरे साल में ऐसे कितने मंथ है जिसमें 31 आता है। सेवन, वेरीफाई कर लेते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, 7 मंथ से ऐसे जिसमें 31 डेज आते हैं। ये बताओ कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक ऐसे कितने बार होगा कि लगातार 2 महीने में 31 डेज आ रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, और ये नहीं दिख रहा है जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त भी तो ऐसा मंथ है जहां लगातार 31 आ रहा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करने, यूपीएससी डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे देगा, या कोई भी एग्जाम में आप बैठे रहोगे वहां पे स्टेटमेंट आ जाएगा, देयर आर ओनली 1 इंस्टेंस वेयर कॉन्जिक्यूटिव 31 डेज आकर। आपको पता है 2 बार आता है, दिसंबर के बाद वापस जनवरी और जुलाई के बाद अगस्त। 31 डेज वाले 7 मंथ है, 30 डेज वाले कितने हो जाएंगे 4, और बचाएगा आपका 28 या 29 वाला 1 फरवरी, ठीक है। मंथ में डायरेक्टली ऑड डेज काउंट करना है। अगर 31 मंथ में दिन है तो ऑड डेज कितने होंगे 3 बाय डिफॉल्ट। फरवरी में 28 है तो ऑड डेज कितना होगा 0। मार्च में अगेन 31 है तो 3, अप्रैल में 30 है तो 7 4 जा 28, बचा कितना 2। सेम मई में कितना होता है 31, 3, जून में कितना होता है 30, 2। यही काउंटिंग करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है इसमें से कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा है। सबसे पहले लिखा है 2 to the power 40, नेक्स्ट लिखा है 3 to the power 21, इसको लिखा है 4 to the power 18 और इसको लिखा है 8 to the power 12। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 4 to the power 18 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर पावर 18, 4 तो 2 का स्क्वायर ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 36, 2 into 18। सेम यहाँ देखो 8 के पावर कितना दिया 12, अब 8 को मैं 2 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 to the power 36। तो आपको ये पता चल गया कि 4 to the power 18 और 8 to the power 12 कितनी वैल्यू आ रही है 2 to the power 36। तो जो वैल्यू सेम है वो तो स्मॉलेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही है, आंसर तो एक ही राइट होगा ना। 2 ऑप्शन एक साथ राइट कैसे हो सकते हैं, तो 8 to the power 12 को माइनस कर दो और 4 to the power 18 को माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहा हूँ समझ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दो आंसर का वैल्यू सेम है, आंसर तो एक ही होगा। जब ये दोनों की वैल्यू सेम है तो एक साथ दोनों आंसर कैसे होंगे, आंसर तो एक ही होगा, तो इन दोनों को मैं काट सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2 to the power 36 मेरा स्मॉलेस्ट नहीं है तो क्या 2 to the power 40 मेरा स्मॉलेस्ट होगा, नहीं, क्योंकि वो तो उससे बड़ा है। बच क्या गया सिर्फ 3 to the power 21। मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। यूपीएससी आपका स्मार्ट वर्क यही देख रहा था। अब आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा 2 to the power 40 निकालने में।
ये निकाल ही नहीं सकते हो आप। स्मार्ट वर्क यही था, इसको कन्वर्ट करना था और इसको भी कन्वर्ट करना था। इसको 2 टू द पावर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, इसको 2 टू द पावर स्क्वायर कर दो, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 8 को 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 36, ये भी हो जाएगा 2 टू द पावर 36। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर दो एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये कट हो गया। अब 2 टू द पावर 36 आंसर नहीं है तो बड़ा वाला कैसे आंसर होगा, ये भी कट गया, बचा 3 टू द पावर 21। अभी ये क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़े देर रुक जाओ, अभी थोड़ा एक दो इजी क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, लखनऊ। आपको पूछ रहा है लखनऊ को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा इसमें से, अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स करूंगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लिख लो A to Z, A B C D E F G H I J K L M, M तक लिख लिया मैंने। अब आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट है, तो ये जो 13 होगा रिवर्स भी वैसा ही होगा, यहाँ से उल्टा कर लो, N O P Q R S T U V W X Y Z, 26 लेटर होते हैं। या तो यहाँ से स्टार्ट करो 1 to 26 ऐसा आएगा, या तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये 1 हो जाएगा और A कितना हो जाएगा 26, रिवर्स ऑर्डर में यही है। अब चेक कर लो लखनऊ में L के सामने क्या है मेरा, O, सब में O आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चेक करो U, U के सामने क्या है मेरा, U के सामने क्या है F, O के बाद F आना चाहिए, O के बाद F, बस ये दो ऑप्शन में है, इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो। अब नेक्स्ट X मेरा दोनों में कॉमन है, P भी कॉमन है, M भी कॉमन है, L भी कॉमन है, चेक क्या करना है, बस लास्ट वाला वर्ड दैट इज W, W के सामने क्या है D, ऑप्शन D किस में है, D वाले में, टिक करो आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्योंकि क्या कह रहा था, अगर मान लो अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब A की जगह वापस Z डाल दूं, अल्फ़ाबेटिकली जो A to Z होता है उसको रिवर्स कर दूं, तो लखनऊ की जगह पे क्या आएगा। तो पेपर में आपको ऐसा ही बनाना होता है, या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, पूरा का पूरा लिखते तो भी सेम आता, पूरा का पूरा मतलब आप ऐसे लिखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, और इसको वापस कर लो Z Y X W, या यहाँ से ले लो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, यही आएगा वापस सेम सीक्वेंस। अब इतना लंबा करना पड़ा, टाइम भी गया, बेटर होता है 1 to 13 लिखो और N से लेके Z तक नीचे लिख दो, सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ भी तो L के सामने मेरा O ही तो आ रहा है L के सामने O, W के सामने मेरा क्या आ रहा है, D ही तो आ रहा है, तो आंसर वेरीफाई कर लो, W के सामने D आएगा, D बस इस वाले ऑप्शन में है और O मेरा O और F मेरा इसी वाले ऑप्शन में, आंसर आ जाएगा मेरा D। अगेन दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अगेन एलसीएम वाला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है दो दोस्त है X और Y, ये रेस भाग रहे हैं, कितनी बड़ी रेस है 3 किलोमीटर्स की, मतलब 3000 मीटर्स में लिख सकता हूँ इसको, और ये सर्कुलर पाथ है और एक रेस की लेंथ कितनी है 300 मीटर, मतलब 3000 किलोमीटर भागना है, बट एक जो सर्कल है उसकी लेंथ कितनी है 300, तो ये 10 राउंड भागेंगे 300 के हिसाब से। उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:2, मैं मानता हूँ X जो है वो 300 मीटर पर मिनट के हिसाब से भाग रहा है और Y जो है वो 2 दे रखा है, तो मानते हैं 200 मीटर पर मिनट, ठीक है। 3:2 का रेशियो हो गया ये। अब आपको कह रहा है दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ऐसा कितने बार होगा कि दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ X अगर 300 मीटर की स्पीड से भाग रहा है तो X पहले मिनट कितना भागेगा 300, Y कितना भागेगा 200, अपनी स्पीड से भाग रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम दूसरे मिनट के बाद X कितना कवर कर चुका होगा 600, ये कितना कवर करेगा 400, क्योंकि हर मिनट 200 भाग रहा है, फिर ये हो जाएगा 900 और ये कितना हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1500, 200 ऐड करते जाओ, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा 2400, 1600
और फाइनल हो जाएगा 2700 और ये हो जाएगा 1800। 3000 पे तो रेस ही खत्म हो जाएगी। अब चेक करो 600 इधर भी आ रहा है, 600 इधर भी आ रहा है, मतलब 600 मीटर पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट चेक करो 1200 इधर भी आ रहा है और 1200 इधर भी आ रहा है, और यहाँ चेक करो 1800 इधर भी आ रहा है, 1800 इधर भी आ रहा है। ऐसे 3 बार दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। कब कब? 600 मीटर पे दोनों मिलेंगे, इसके 2 कंप्लीट हुए होंगे, इसके 3 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे। वापस 1200 पे दोनों मिलेंगे, इसके 4 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे, इसके 6 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे, और फाइनली 1800 पे दोनों मिलेंगे, इसके 6 राउंड कंप्लीट होंगे, इसके 9। 3 बार दोनों मिले। ऑप्शन चेक कर लो 2 3 4 5, आंसर है 3। एलसीएम का क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आपने स्पीड 3:2 के रेशियो में ऐसा बना लिया और पेयर कर लो, हर 300 हर 300, या बेटर क्या है पता है क्या? एलसीएम ले लो। 300 और 200 का एलसीएम कितना होगा? 600। 600 कब कब आएगा? 3000 में भागना है, 300 के हिसाब से उसका टेबल बना लो। 300, 600, 900, 1200, 1500 और 1800, फिर 2100 और 2400। 600 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 600 है, 1200 है, 1800 है और 2400 है। बट उसके टेबल में 2400 आएगा ही नहीं, तो 2400 को काट दो, बचा क्या क्या? 600, 1200, 1800। किसी भी मेथड से करो आंसर आएगा 3। स्पीड का रेशियो लो, ऐड करते जाओ और चेक कर लो कब कब दोनों एक साथ मिलेंगे। समझाए क्वेश्चन की? फिर से बताओ। अब इसका एक ट्रिक है, नॉकआउट वाले फॉर्मूले का याद रखना। जब भी नॉकआउट वाला क्वेश्चन आए, आपको अगर दे रखा है 150 मैचेस हुए, आंसर क्या होता है? अगर नॉकआउट मैचेस n हुए मतलब 150 हुए, आंसर क्या होता है? n-1, दैट इज 150 -1। 150 -1 कितना आएगा? 149। नॉकआउट मैचेस का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने ऐसा कहा कि आप सब लोग 150 लोग बैठे हो, सबका एक दूसरे से मैच होगा। फाइनल मैच किस किस के बीच में होगा? नॉकआउट का मैच का मतलब क्या होता है? 1 और 2 में मैच हुआ, 2 हट गया, फिर 1 और 3 में मैच हुआ, 3 हट गया, 1 और 4 में मैच हुआ, मैच हट गया, एक एक करके मैच होते रहेगा, 1 सब में कॉमन रहेगा। फाइनली कौन बचेगा? 149 वाला और 150। तो एक क्योंकि कॉमन है, यहाँ कितने आएंगे? 149 तक आएंगे, 1 to 149, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है, तो 150 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि 1 कॉमन है, बचेगा क्या? 149। ये ट्रिक बस याद रखना। नॉकआउट मैचेस से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। अब ये कल वाला क्वेश्चन, पीएनसी वाला क्वेश्चन, आपको कह रहा है ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसको हम रिपीट नहीं करेंगे। 3 डिजिट नेचुरल नंबर फॉर्म करना है आपको, ऐसे 3 डिजिट का। अब कंडीशन क्या है? हर एक डिजिट कैसा है? ऑड। ऑड नंबर कौन कौन सा होता है? 1, 3, 5, 7, 9, यही है ऑड डिजिट्स। अब एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए? 5, तभी 5 से डिवाइड होगा। अब एक आपने 5 को यूज कर लिया, आपके पास यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 ऑप्शन है। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है ना, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास 1 ऑप्शन था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब क्योंकि इन चारों में से आपने एक और यूज कर लिया, बचेंगे कितने? 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 ऑप्शन। 3 × 4 कितना होता है? 12, और 12 × 1 12, आंसर आ जाएगा बी, दैट इज 12। क्या किया हमने पता है? सबसे पहले आप ये लिख लो, आपके पास कंडीशन क्या दी है? हर डिजिट ऑड है, मतलब 1 3 5 7 9 और डिजिट हो गए। आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। कंडीशन क्या कह रहा है? हर एक नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट में क्या आएगा? 5। तो एक तो आपने फिक्स कर दिया 5। अब रिपीट नहीं करना है, लिखा है विदाउट रिपीटेशन, तो आप 5 को काट दोगे, क्योंकि 5 को वापस लोगे तो रिपीट हो जाएगा। आपके पास अब क्या क्या कौन कौन से नंबर बचे हैं? या तो 1 बचा है, या तो 3 बचा है, या तो 7 बचा है, या तो 9 बचा है। कितने नंबर है ये? 4। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। मान लो इसमें से आप कोई एक फिक्स कर दोगे, उसको वापस रिपीट नहीं कर सकते। तो मान लो आपने 7 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास? यहाँ पे 1 3 या 9, इन्हीं 3 में से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इधर कितने चॉइस है? 3 × 4 12, 12 × 1 12, आंसर इज 12। अब अगेन दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको कहा है कोई एक आइटम है जिसके प्राइस को हमने 25% इंक्रीज कर दिया है, अगेन उसके प्राइस को वापस क्या किया है? 20% डिक्रीज किया है, और फाइनली फिर से लास्ट में 10% इंक्रीज किया है। तो आपको बताना है फाइनल इंक्रीज कितने का हुआ। बेस्ट क्या होता है? 100 मान के चलो कि आइटम का कॉस्ट कितना था? 100। अगर मान लो 100 रुपीज उसका कॉस्ट था, अगर मैं 25% इंक्रीज करूंगा, 100 का 25% कितना होगा? 25। तो जब 25% इंक्रीज करूंगा तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 125 रुपये।
25% इंक्रीज किया मैंने 100 का, 25% 100 का कितना होगा 25, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा 125। अब क्या कह रहा था, आपने वापस उसको क्या किया 20% डिक्रीज किया। 125 का 10% कितना होगा 12.5, तो 20% कितना होगा 25, 25 वापस कम करोगे तो 125 में से वापस जब 25 कम करोगे कितना आ जाएगा 100 रुपीज़, क्योंकि 20% आपने क्या किया था डिक्रीज। और लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। 100 का 10% कितना होगा 10, तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा 110 रुपये। अब 110 और 100 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10, 10 क्या है 10% ही तो है, आंसर आ गया 10%। 100 मान के चला करो और उसमें चेंजेस कर सकते हो। 100 का 25% इंक्रीज किया तो 125 होगा, इसका 20% डिक्रीज किया तो 100 होगा, और वापस फाइनल में 10% इंक्रीज किया तो फाइनल 110 आया। 110 कितना है 10%, आंसर आ गया 10। मतलब ये सब ऐसे, ये सारे क्वेश्चन डुएबल है। अगर आप रिवाइज करोगे परसेंटेज का क्वेश्चन भी कर सकते हो, वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब देखो ये ऊपर जो क्वेश्चन किया था हमने वैसा ही है। आपको क्या कह रहा है, आपके पास कितने लेटर है 5, वहां पे भी 5 थे, वर्ड थे 1 3 5 7 9, वैसा ही कंडीशन है। आपके पास 5 लेटर दिए A B C D E, आपको कह रहा है इनको अरेंज किया है इस तरीके से कि हर केस में A और E के बीच में डिफरेंस कितना हो 2 का। ये आपको पहले ही बता दिया, मतलब वो ऐसा कह रहा है 5 लेटर है आपके पास, ऐसा कुछ आपने मान लो A को यहाँ रखा, A और E के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 का, यही कह रहा है वो। अब एक ऐसा भी तो हो सकता है E मेरा यहाँ आ जाएगा और A मेरा यहाँ हो जाएगा, इनके बीच में भी तो 2 का डिफरेंस है, E पहले आ गया A बाद में आ गया। ये तो एक केस हो गया, सेकंड केस हो गया। तीसरा केस ये भी तो हो सकता है, A को मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ स्टार्ट कर दिया, एक डिजिट पहले छोड़ दिया, अभी भी A और E के बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा है, और सेकेंड केस ये हो जाएगा। सही है कि नहीं, चारों केस सही है। मान लो इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ मैंने क्या किया था, A को स्टार्टिंग में लिया था, E को स्टार्टिंग में लिया था, मैंने एक डिजिट छोड़ दिया, A को एक डिजिट आगे कर दिया, तो ये E भी इधर आ जाएगा लास्ट में, वही वाला केस है। अब आपने A और E को फिक्स कर दिया, आपके पास बचा क्या है B C D, 3 लेटर बचे हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप या तो B को डाल दो, C को डाल दो या D को डाल दो। कितने चॉइस है आपके पास 3। मान लो आपने B को फिक्स कर दिया, यहाँ क्या बचेगा C और D, कितने चॉइस है 2, और यहाँ भी C को फिक्स कर दिया, क्या बचेगा D, कितना चॉइस है 1। 3 × 2 कितना होता है 6, 6 × 1 6, इस केस में 6 है, वैसे इस केस में भी कितने आएंगे 6 आएंगे, इस केस में भी कितने आएंगे 6 आएंगे, और इस केस में भी कितने आएंगे 6। 6 4 का कितना होता है 24। मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पीएनसी की यही खास बात होती है, इसमें बस कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। पुराने वाले केस में भी हम बना रहे थे 3 डिजिट में, मैंने कहा था या 5 फिक्स कर दो, आपके पास क्या क्या बच रहा था 1 3 7 9, 4 ऑप्शन थे, और यहाँ पे मान लो 1 को फिक्स कर देते तो 3 7 9, किसी भी एक को फिक्स कर दो इररिस्पेक्टिव, 3 को फिक्स करो 7 को फिक्स करो, आपके पास चॉइस बस 3 ही बचेगा यहाँ पे। 3 × 4 12, 12 × 1 12, यहाँ भी वही केस था। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन रह गए थे B C D, आपने एक को फिक्स कर दिया, 2 ऑप्शन रह गए C D, यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया D। नीचे वाले केस में भी सेम है, E और A को यूज़ कर लिया है, बचा क्या क्या B C D, यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है B को यूज़ करो, C को यूज़ करो या D को यूज़ करो। आपने अगर D को यूज़ कर लिया तो बचेगा B और C, आपने B को यूज़ कर लिया बचेगा C। 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन, 3 × 2 × 1 6, हर केस में 6 आएगा, 6 × 4 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है A, B और C 3 जगह है, सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A to B। ये A है, ये B है, और यहाँ कहीं मान लो C है। 3 जगह दी है आपको, कह रहा है देयर आर 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A to B। A से B जाने के 3 रास्ते हैं, 1 2 और 3 रास्ते बना दिए मैंने। अब 4 डिफरेंट रोड फ्रॉम B to C, B to C जाने के कितने रास्ते हैं 4, नंबर 1 रोड, नंबर 2 रोड, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइनली A से C जाने के कितने रास्ते हैं 3। A से C ऐसे जा सकता है, एक तो नंबर ये 1, एक तो नंबर 2 और नंबर 3, ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम।
अब आपको क्या कह रहा है, कितने ऐसे तरीके हैं कि ए से सी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मान लो आपने ए टू बी गए 1 रास्ता यूज करके, और बी से सी जाने के कितने रास्ते थे, 4। वैसे ही अगर 2 से जाओगे तो कितने रास्ते रहेंगे, 4। और 3 वाला रास्ते से जाओगे तो कितने रास्ते रहेंगे, 4। 3 4 जा कितना होगा, 12। 12 क्यों हुआ समझा। मान लो आप ए टू बी पहले से गए, अब आपके पास और 4 ऑप्शन है ना, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। तो एक रास्ता लेने के बाद 4 ऑप्शन हो गए। बी रास्ता लेने के बाद भी कोई भी 4 रास्ता ले सकते हो, और सी लेने के बाद, मतलब मैं इसको नंबर कर दूं पी क्यू आर एस। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप ए टू बी कैसे जाओ, रास्ता नंबर 1 यूज करके। अब बी टू सी, या तो पी को भी यूज कर सकते हो 1P, या तो 1Q भी यूज कर सकते हो, 1R भी यूज कर सकते हो, और 1S भी यूज कर सकते हो। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है कि नहीं। अब सेम 2 वाले रोड से भी जाओगे तो 4 ऑप्शन है, और 3 वाले रोड से भी जाओगे तो 4 ऑप्शन है। 3 4 का कितना हो जाएगा, 12। अब ए टू सी वाले अलग भी तो रास्ते थे, कितने अलग रास्ते थे, 3। 12 + 3 कितना होता है, 15। कैसे 15 आया समझा, वापस बताओ। ए से बी 3 रास्ते थे, बी से सी 4 थे, 3 4 हो जाएगा 12 डायरेक्टली। और आपको यहां लिखा तो है ए से सी जाने के कितने रास्ते हैं, 3। 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। ये हो गया रास्ता नंबर x, मान लो ये y और ये z। 12 + x + y + z, 12 + 3 15, आंसर इज 15। अब देखो ये भी कितना क्लासिक क्वेश्चन है। आपको कह रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या z जो है वो x का ब्रदर है, और पहला स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, x जो है वो y का ब्रदर है, x इज अ ब्रदर ऑफ y एंड y इज अ ब्रदर ऑफ z, ऐसा कुछ दे रखा है। x अगर ब्रदर है तो x का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। y भी अगर ब्रदर है तो y का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। बट z का जेंडर हमको पता नहीं है, z का जेंडर तो पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज z ब्रदर ऑफ x, नहीं बता सकते हो क्योंकि z का तो जेंडर पता ही नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, x y और z सिबलिंग है। अब सिबलिंग का मतलब तीनों बहनें भी तो हो सकती है, तीनों भाई भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि z जो है वो भाई होगा। तो दोनों स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते कि भाई है कि बहन है। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब दोनों स्टेटमेंट को भी यूज कर लोगे तो भी नहीं बता सकते कि z जो है वो ब्रदर है क्या y का, x का। देख लो यहाँ पे आपको x का जेंडर पता था, y का, बट z का जेंडर नहीं पता था। और सिबलिंग्स में कुछ भी हो सकता है, 3 बहनें भी सिबलिंग हो सकती है, 3 भाई भी सिबलिंग हो सकते हैं, 1 भाई 1 बहन भी सिबलिंग हो सकती है। तो अगेन z का जेंडर मुझे पता नहीं था, तो दोनों स्टेटमेंट को यूज कर लूंगा, फिर भी आंसर नहीं कर सकता हूँ। अभी यहीं तक आते आते ना आपके पूरे 66 मार्क्स कवर हो चुके होंगे। नीचे तो छोड़ दो, नीचे आने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो ये भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। आपको कह रहा है 3 लोग हैं, कौन कौन से, A, B और C, और तीनों एक लाइन में खड़े हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है A के बाद B है, B के बाद C है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में कितने लोग हैं, 4। मान लो B यहाँ पे है एंड 1 2 3 4, A मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ। आगे पढ़ो, एंड 7 पर्सन्स बिटवीन B एंड C। 1 2 3 4 5 6 7, बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 7। कंडीशन यही दे रखी है। आगे पढ़ो, इफ देयर आर 11 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, सी के पहले 11 लोग थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी के पहले 11 लोग हो गए। और क्या कह रहा है, 13 बिहाइंड ए के पीछे कितने लोग हैं, 13। 1 2 3 प्लस 10 लोग और है सी के पीछे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। लाइन में कितने लोग हैं, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 10 कितना होता है, 22। आगे आंसर, बस डायग्राम बनाना था, इमेजिनेशन करना था, आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में ना क्या करना, कैलकुलेट मत करना, सीधा ऑप्शन उठा के वेरीफाई कर लेना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है इसके पास कुछ सिक्के हैं। ए ने क्या किया, आधे दे दिए, किसको, आधे, और उसमें 2 ऐड करके किसको दिए, बी को। ए के पास कुछ सिक्के हैं, ए ने पहले सिक्कों को आधे कर दिए और उसमें 2 सिक्के ऐड करके किसको दिए, बी को। बी ने भी सिक्कों को आधे किए और 2 ऐड करके किसको दिए, सी को। सी ने भी सिक्के को आधे किए और 2 ऐड करके किसको दिए, डी को। फाइनली कह रहा था नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है,
10, 10 क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ही तो होगा, 2 डिजिट नंबर 10 ही तो होता है, पहला 2 डिजिट नंबर 10 ही तो होता है, और यही तो स्मॉलेस्ट है। 11 भी इससे बड़ा है, 12 भी इससे बड़ा है, तो डी के पास फाइनली कितने सिक्के होने चाहिए थे, 10। अब वो कह रहा है ए के पास स्टार्टिंग में कितने कॉइन थे ये पता करना है, ठीक है। अब ये निकालने से बेटर क्या है, मैं पहले ऑप्शन से देखता हूँ। मेरे पास मान लो 52 कॉइन थे ए के पास, ए ने अगर 52 को आधा करेगा, 52 का आधा कितना होता है 26, 26 में उसने कितने ऐड किए थे 2, तो ए ने बी को कितने सिक्के दिए 28, आधा करके 52 का आधा करके 26 प्लस 2 ऐड करके, तो बी के पास कितने सिक्के आ गए 28। अब बी ने भी आधा करके 2 ऐड करके सी को दिया, 28 का आधा कितना होता है 14, 14 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 16, तो इसने 16 सिक्के किसको दिए सी को, और सी ने भी क्या किया आधे करके 2 ऐड करके किसको दिए डी को। 16 का आधा कितना होगा 8, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, आ गया 10 बराबर, यही तो लिखा था डी हैज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब मैंने 52 से क्यों स्टार्ट किया, 52 सबसे छोटा नंबर है, 52 से ही आएगा, जब 52 से 10 आ रहा है तो 60 से ज़्यादा ही आएगा, आपका आंसर आ गया 52। कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए था स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10, 10 आ रहा है कि नहीं डी में, फाइनली डी में 10 आ गया, आंसर मार्क करो आगे बढ़ो। देख लो कितने क्वेश्चन ईजी है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये बाजू वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अभी ये भी कराऊंगा, ये भी बहुत ईजी है 26 वाला, ये भी। अभी मान लो ये वाला क्वेश्चन है, लिखा है आपने क्या किया, रोड के एक साइड में, रोड कितना बड़ा था 1.01 किलोमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 1010 मीटर, कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो 1001 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ 1010 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब वो कह रहा है ये रोड के बाजू में कितने पेड़ लगाए मैंने 101 पेड़। अब आपको कह रहा है आपको ये बताना है 5 पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितना था, ठीक है। मान लो मैंने ये पेड़ नंबर 1 लगाया P1, ये P2 है, ये P3 है, 3 पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 का, 2 पेड़ के बीच में डिस्टेंस 1 का आएगा, 3 के बीच में 2 का आएगा, 4 के बीच में 3 का आएगा, देख लो 4 पेड़ लगाओगे तो डिस्टेंस कितने का आएगा 3, यही कह रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास टोटल किलोमीटर कितना था 1010 मीटर्स था, और पेड़ कितने लगाए थे 101, 101 के बीच में जगह कितनी रहेगी 100, एक कम हो जाएगा क्योंकि 2 पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितना था 1 का, 3 में 2 का था, 4 में 3 का था, तो 101 पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा 100 का, एक कम कर देंगे तो 1010 मीटर्स इज इक्वल टू 100। अब इसका मतलब क्या है 100 इज इक्वल टू 110, ऐसा डिवाइड करोगे तो x क्या हो जाएगा 110/100, ये फाइनली आ जाएगा 1.01 आ गया। आपको डिस्टेंस की 10.01 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कटेगा, 101 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10.1 डिस्टेंस आ गया। अब आपको निकाला था 5 पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ एक और पेड़ लगा दो P5, यहाँ हो जाएगा 10.1 ऐड करोगे तो कितना होगा 40.4, आ गया आंसर। कुछ नहीं करना था, पहले ये समझो आप कि किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था 1010 मीटर। फिर मैंने 101 का 100 क्यों लिया, क्योंकि मैं ये चेक कर रहा था 2 पेड़ के बीच में डिस्टेंस 1 का आ रहा था, 3 के बीच में 2 का आ रहा था, 4 के बीच में 3 का आ रहा था, तो मैंने ये समझा अगर 101 पेड़ होंगे तो सबके बीच में डिस्टेंस 1 कम हो जाएगा, दैट इज 100 से डिवाइड किया, 1 पेड़ का डिस्टेंस मिल गया, तो 5 पेड़ के बीच में चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर 40.4। अब मान लो आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है, छोड़ दो ना यार, मैंने क्या कहा है 30 क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी कर लिया हमने। अब देखो ये कितना क्लासिक क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने सेकंड है टोटल, x वीक में, x डेज में, x आवर में, x मिनट में और x सेकंड में, ठीक है, कितने सेकंड्स है, सेकंड की टर्म में निकालना है। पहले मैं मान ला तो x सेकंड को मतलब क्या है 1 सेकंड लिख सकता हूँ, x मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो 60 × 60 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होंगे और हर मिनट में कितने सेकंड थे 60 सेकंड। अब x डेज में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 × 60 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो 7 × 24 × 60 × 60,
फाइनल इतना है, आपको इसको कैलकुलेट करना है और बताना है कि कितना आएगा। अब एक चीज़ चेक करो, इसमें 1 आ रहा है, कभी भी ऐड करोगे तो एंड में क्या आएगा, 1 तो आएगा, क्योंकि सबके सब 0 है। देख लो इन दोनों के एंड में 0 है, ये तो आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। एंड में आपको पता है क्या आएगा, 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप 1 को ऐड कर रहे थे सब में। 1 को अगर मैं आपको अगर बोलूँ 100 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख अगर करोगे और एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 पहले ही ऐड कर दिया आपने। 0 के साथ जितने भी 0 लगा दो और 1 ऐड कर दो, एंड में तो 1 ही आएगा ना। तो 1 तो इसके एंड में नहीं है, इसके एंड में 0 है, इसके भी एंड में 0 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा इन दोनों में से। अब मुझे एक चीज़ बताओ, द मोमेंट आपने 60 इंटू 60 किया 3600 हो जाएगा। 3600 को अगर 10 से करोगे तो 36,000 हो जाता है, ठीक है। 20 से करोगे तो 72,000 हो जाएगा। तो इस नंबर को तो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है मैंने, यहीं पे क्रॉस कर दिया है, तो आंसर क्या बचा, यही बचा। और कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा आंसर। एग्जाम टाइम में इतना कैलकुलेट करना ही नहीं होता है, स्मार्ट प्ले करना होता है। 1 देख लो, 1 किस किस में नहीं है हटा दो, और देख लो इतना सारा एडिशन करोगे तो नंबर बड़ा आएगा, छोटा कभी नहीं आएगा। 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड 3600 सेकंड होते हैं। 10 इंटू 3600 करोगे तो 36,000, 20 करोगे तो 72,000, ये मुझे 11,000 दे रखा था। आंसर 69 lakhs में आएगा ना यार, क्योंकि 72,000 तो मेरे यहीं पे हो गए, ठीक है। अब अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कल भी एक किया था, आज भी देखो। क्वेश्चन कह रहा है P, Q, R, S, T और U क्या है, 6 सदस्य है किसी भी फैमिली के। R जो है वो Q की स्पाउस है, स्पाउस मतलब पार्टनर। नहीं पता हस्बैंड की वाइफ है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ R और Q शादीशुदा है। अभी मुझे नहीं पता R मेल है कि Q मेल है, ठीक है। U इज़ द मदर ऑफ T, U T की माँ है। अब माँ है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। U इज़ द मदर ऑफ T लिखा है, U का मुझे जेंडर पता चल गया, फीमेल है। नेक्स्ट S इज़ द डॉटर ऑफ U, और S क्या है, डॉटर है, U की बेटी है। अब बेटी है तो ये भी क्या हो जाएगी, फीमेल। P's डॉटर इज T, P की बेटी क्या है, T। U की भी बेटी T थी और P की भी बेटी है, तो P का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। U और P की शादी हुई है और T उसकी बेटी है, ऐसा। और R सन इज P, R का जो बेटा है वो कौन है, P, ऐसा कुछ। और R का बेटा है, R सन इज P। अगेन R का जेंडर नहीं पता है, मैंने ऐसा कहा R सन इज P। माँ का भी तो सन हो सकता है, फादर का भी तो सन हो सकता है। अगर उल्टा कहता है कि P सन ऑफ R, तो P का जेंडर कंफर्म होता है। यहाँ क्या कह रखा है आपको, R का सन, मतलब इसको अगर मैं ऐसा बनाऊँ, ये ऐसा हो जाएगा, R, ये दोनों शादीशुदा है, इनका बच्चा है एक P, और P मेल है, P ने शादी की है U से, और U के 2 बच्चे हैं, T और S। ऐसे ही कुछ डायग्राम है। R और Q शादीशुदा है, R का बेटा है P, P ने U से शादी की है। डबल सिंबल मतलब शादी को दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और सिंगल सिंबल मतलब बेटे को। अब मुझे T का पता था, S का पता था, S क्या है, फीमेल है, और T का पता है क्या, हाँ, P's डॉटर इज T लिखा है, तो T भी क्या हो जाएगी, फीमेल, क्योंकि लिखा है ना P's डॉटर इज T। T क्या है, P की डॉटर है, मतलब फीमेल है। अब ऑप्शन पढ़ो, पहला ऑप्शन क्या है, Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ T। क्या आपको Q का जेंडर पता है, नहीं, तो आप बता ही सकते ग्रैंडफादर है कि ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो, Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, ये भी नहीं बता सकते क्योंकि Q का जेंडर ही नहीं पता था। नेक्स्ट पढ़ो, R इज द मदर ऑफ P, R जो है, R का भी जेंडर नहीं पता है। बट लास्ट ऑप्शन पढ़ो, T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, T का जेंडर पता है, फीमेल है, ग्रैंड डॉटर भी होगी, और Q की ग्रैंड डॉटर होगी, पोती होगी है। देख लो Q यहाँ पे है और T यहाँ पे है, ग्रैंड डॉटर तो हो ही सकते ना, अगर मेल है तो भी ग्रैंड डॉटर ही होगी, फीमेल है तो भी ग्रैंड डॉटर होगी, और T का जेंडर आपको पता है, ऑप्शन हो जाएगा D। ब्लड रिलेशन में सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कौन किससे शादी कर रहा है, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा दिखेगा, मेल इज मैरिड टू फीमेल, ऐसा लिखा होता है। मेल को ट्रायंगल दे देते और फीमेल को सर्कल दे देते, ऐसा, और इनके बीच में जो भी बेबी होगा, मेल बेबी होगा तो ऐसा होगा और फीमेल होगा तो ऐसा होगा, ऐसा बनाते हैं। तो आप या तो ट्रायंगल बना सकते हो या तो डायरेक्टली उनका नाम लिख दो, R है और R मेल है या फीमेल है, ऐसा वो भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ थीम बताए तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इससे तो क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ये वाला आगे भी हम जब करेंगे ना, 2020 करेंगे, 19 करेंगे, 2021 करेंगे, आपको फील होगा सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, आपको लिखा है कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R। Q जो है वो R से कितना डिस्टेंस पे है, 18 किलोमीटर पे। और अगला स्टेटमेंट पढ़ो, सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R।
सिटी आर जो है वो 43 किलोमीटर है पी से, या तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या तो इधर भी तो हो सकता है 43 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में भी तो हो ही सकता है 43 किलोमीटर या इस डायरेक्शन। अब पढ़ो, आपको बताना है हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू, पी क्यू से कितना दूर है। अगर इस साइड होगा तो कितना दूर होगा, 43 माइनस 18 25 किलोमीटर होगा। इस साइड अगर दूर होगा तो 18 प्लस 43 मतलब 61 किलोमीटर होगा। इस साइड अगर है तो ऐड कर देंगे, इस साइड तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आपके पास एक आंसर आ रहा है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों इनसफिशिएंट है। क्यों इनसफिशिएंट है पता है? क्योंकि आप देखो दो डायग्राम बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपको सिटी क्यू जो है वो आर से 18 किलोमीटर दूर है, क्यू यहाँ कहीं है, आर यहाँ कहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 18 का। पहला दूसरा लाइन पढ़ो, सिटी पी जो है वो आर से कितना दूर है 43, आर से 43 मतलब अगर पी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 43। बट ऐसा भी तो हो सकता है यार कि आर से पी इस तरफ हो और इनके बीच में डिफरेंस 43 हो, ऐसा भी तो डायरेक्शन थोड़ी मेंशन किया आगे है कि पीछे है। अब अगर आप डायरेक्शन निकालने जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, पी से क्यू कितना दूरी पे है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। पी मेरा ये रहा, क्यू मेरा ये रहा, आर 18 है, 43 में से 18 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 25। एक आंसर आपके पास क्या आ रहा है, पी क्यू से कितना दूर है 25 सेंटीमीटर। बट यहाँ अगर देखोगे तो पहले क्यू से आर कितना है 18 और 18 से 43 कितना है 61। आपके पास दो आंसर आ रहा है, आप बता ही नहीं सकते कि क्यू और पी के बीच में 25 किलोमीटर डिस्टेंस है या 61, तो आप आंसर कर ही नहीं पाओगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता है। जहां डायरेक्शन नहीं पता होती आप बता ही नहीं सकते एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है। मैं बस एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं, मैं बस बोल दूं मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में 50 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अब डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है 50 मीटर वहां खड़ा हूं मैं, आपके पीछे खड़ा हूं, आगे खड़ा हूं, कोई बता थोड़ी सकता है कि मैं किस डायरेक्शन में खड़ा हूं। यही तो यहाँ दिया है, यहाँ बस ये बता रहे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन दे ही नहीं रखा है। मैं इधर वेस्ट में भी तो आपसे 50 मीटर दूर हो सकता हूँ, मान लो मैं केबिन के उस पार खड़ा रहा तो, या फिर इस डायरेक्शन में तो 50 मीटर हो सकता हूँ। जब डायरेक्शन नहीं दी है आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, ये आपने देखा होगा बनाते हैं वो गोल वोल वगैरह। पहला लिखा है ऑल पेन आर बुक, जितने भी पेन है वो क्या है बुक, बना सकता हूं ऐसा, वेन डायग्राम बनाया होगा ना आपने। ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट पढ़ो, आपको कह रहा है ऑल पेन आर बुक, मतलब मान लो ये पेन का सर्कल है, इतने सारे पेन है, जितने भी पेन है वो क्या है बुक्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो चेयर इज अ पेन, कोई भी चेयर जो है वो पेन नहीं है, मतलब चेयर अलग है और पेन अलग है, ऐसा कुछ। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल चेयर्स आर बुक, क्या ऑल चेयर बुक्स है, नहीं, चेयर तो बाहर है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, सम चेयर्स आर पेन, कुछ चेयर जो है वो पेन है, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, टू भी काट दोगे। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट 3 भी काट दोगे। और स्टेटमेंट 4 पढ़ो, नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, ये राइट है, ओनली 4 राइट होगा। बट क्या किसी भी ऑप्शन में लिखा है ओनली कंक्लूजन 4, नहीं लिखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। सेम ऐसा ही डायग्राम यहाँ बाजू में भी दे रखा है, दो क्वेश्चन थे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। पहले क्या कह रहा है, सम डॉक्टर आर टीचर्स, मतलब मान लो ये कुछ डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर क्या है टीचर है, इन दोनों के बीच में कॉमन है सम है क्योंकि। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल टीचर आर इंजीनियर, जितने भी टीचर है वो क्या है इंजीनियर, ऐसा कुछ बनेगा। अब पहला स्टेटमेंट, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, ये भी दे रखा है, जितने भी इंजीनियर है वो क्या है साइंटिस्ट, मतलब अगर ढंग से बनाओ, रुको इसको ढंग से बना दो। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स ऐसा दे रखा है, उसके बाद दे रखा है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, जितने भी टीचर है वो बाय डिफॉल्ट क्या है इंजीनियर है। और लास्ट में दे रखा है ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, जितने भी इंजीनियर है वो बाय डिफॉल्ट क्या है साइंटिस्ट है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कुछ जो साइंटिस्ट है वो डॉक्टर है सही में दिख रहा है, मतलब 1 मेरा राइट है। अगला कह रहा है ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, जितने भी इंजीनियर है वो डॉक्टर है, नहीं गलत हो जाएगा, कुछ ही इंजीनियर डॉक्टर है, सेकंड मेरा रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है सम इंजीनियर आर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर तो डॉक्टर है ही, तो स्टेटमेंट 3 भी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3, चेक करो 1 and 3 कहाँ पे, ये रहा 1 and 3, सी हो जाएगा आपका आंसर। इसमें बस वेन डायग्राम बनाओ, आगे बढ़ो। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए हमेशा आंसर नन ऑफ द अबव मार्क करके आ जाना। क्यों, यहाँ भी यही झमेला होता है, डायरेक्शन पता ही नहीं है। कैसे, क्वेश्चन पढ़ो,
आपको कह रहा है 8 स्टूडेंट्स है। ए इसका ट्रिक है, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट आए नन ऑफ द अबव मार्क कर देना। मैं बताता हूँ क्यों। देखो लिखा हुआ है 8 स्टूडेंट्स है, वो कैसे बैठे हैं, सर्कुलर बैठे, एक टेबल में बैठे हैं। मान लो आप 7 स्टूडेंट्स हो और मैं, हम लोग सर्कुलर ही बैठे हैं, ऐसा मानते हैं। अब आपको ये दे रखा है कि बी और डी जो है वो सी के बाजू में नहीं बैठते और सी के अपोजिट भी नहीं बैठते हैं। ए जो है वो ई और डी के बाजू में बैठता है। अगर मैं कह रहा हूँ ए जो है वो ई और डी के बाजू में बैठता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि डी इधर हो सकता है, ई इधर हो सकता है और ए इधर बैठेगा। ये भी तो सेम लाइन बोल रहा है कि ए के बाजू में डी और ई बैठे हैं। अब ये थोड़ी पता है ई लेफ्ट साइड में बैठ रहा है, डी राइट साइड में बैठ रहा है, तो कभी भी आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसीलिए याद रखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ इतना दे रखा है ए जो है वो बीच में बैठ रहा है। किसके बीच में बैठ रहा है, ई और डी के। अब यही नहीं पता ई आगे है कि डी आगे है, बस इतना कह रहा है ए इज बिटवीन ई एंड डी। ये भी वही बात कह रहा है, ए इज बिटवीन ई एंड डी। अगेन ये भी वही बात कह रहा है, ए इज बिटवीन ई एंड डी। अब ये नहीं पता ई लेफ्ट साइड में है कि डी लेफ्ट साइड में, इसीलिए आंसर आपका कभी नहीं आ पाता है। इस क्वेश्चन में हमेशा बेस्ट होता है नन ऑफ द अबव मार्क करो, आगे बढ़ लो। किसी भी साल का क्वेश्चन देखेंगे, इनफैक्ट एक और क्वेश्चन डिस्टेंस वाले ही दिखा, तो उसमें भी सेम चीज़ लग जाती है। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 दोस्त है, नहीं तो पहले कुछ रीजनिंग वाले कर लेते, रुक जाओ। ये वाला करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है एवरेज वेट ऑफ ए बी और सी कितना दे रखा है, 40 kg, और बी डी और ई कितना दे रखा है, 42 kg। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40, और ये क्या दे रखा है, एवरेज। ऐसा लिखेंगे, एवरेज क्या होता है, सबको ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो, और वो कितना दे रखा है, 40। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 3, ये भी दे रखा है। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है वेट ऑफ एफ जो है, एफ किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ, बेस्ट ये रहेगा। हाँ, यहाँ पे f डाल देता हूँ b के जगह। ये क्या था, b प्लस डी प्लस ई था ना, और मैंने क्या कहा, f का वेट किसके बराबर है, b के, तो b के जगह मैंने क्या डाल दिया, f। सही है ये। अब इक्वेशन बना लो, a प्लस बी प्लस सी 40 इंटू 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 120। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, और सेकंड क्या बन जाएगा, d प्लस ई प्लस एफ 42 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 126। ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। इनका एवरेज वेट क्या होगा, एवरेज वेट के लिए क्या करोगे, सबको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन दोनों को ऐड करोगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना था मेरा, 120, और डी प्लस ई प्लस एफ मेरा कितना था, 126। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाता है, 246, और 246 को 6 से डिवाइड करोगे एवरेज वेट के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 41 kg। 41 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। बस एक ट्रिक था, यहाँ पे लिखा था वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। बी के एफ यहाँ डाल दोगे तो सभी डिजिट आ गए, ए बी सी भी आ गया, डी ई एफ भी आ गया। दोनों को ऐड कर दो, इंटू 3 कर दो, और डिवाइड बाय 6 कर दो एवरेज के लिए। अब देखो ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 0.xy, ठीक है। आपको ये पूछ रहा है कितने ऐसे तरीके से x और y का नंबर डाल सकते हैं जहां पे x और y क्या है, पहली बात तो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से, और नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मतलब x का क्या हो सकता है, 1 to 9 में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 to 9 में कोई भी नंबर ले सकता हूँ, क्योंकि नॉन जीरो लिखा है। तो मान लेता हूँ इसके बाद मेरे पास चॉइस कितने हैं, 9 डिजिट अवेलेबल है, 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी, 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकता हूँ, बट क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट है। तो y के लिए मेरे पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा, तो इसके लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 8। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72। वही वाला क्वेश्चन जो अब तक चॉइस वाला कर रहे थे। क्या कह रहा था, आपको एक नंबर फॉर्म करना है 0.xy, ऐसा कोई नंबर फॉर्म करना है। x के लिए आपके पास चॉइस क्या थे, 1 to 9 में से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है, x और y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो छोड़ के कोई और डिजिट ले सकते हो।
तो आपके पास डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। नॉन जीरो लेना है तो 0 कम हो गया, तो आपके पास चॉइसेस कितने हैं, 9। अब क्योंकि यहाँ एक फिक्स कर दोगे तो अगला क्या है, डिस्टिंक्ट लेना है, डिफरेंट लेना है, तो यहाँ पे चॉइसेस कितने हो जाएंगे, 1 to 8। 8 ही चॉइसेस अवेलेबल रहेंगे क्योंकि एक आपने यूज कर लिया। 9 into 8 72। अब सेम क्वेश्चन ये भी है, आपको कह रहा है आपको एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, जिसमें 3 डिजिट में पहला नंबर कैसा हो सकता है, 1 नॉन जीरो डिजिट, मतलब 1 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट, ठीक है। 1 वॉवेल, वॉवेल क्या होता है, AEIOU पढ़ा होगा इंग्लिश में। कितने होते हैं ये AEIOU, 5 है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कितने हैं, 5। और बोला है अगला क्या होता है, कॉन्सोनेंट। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट में अगर 5 वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट कितने बचे, 21। तो यहाँ आपके पास कितने ऑप्शन है, 21। 21 into 5 करोगे कितना होता है, 105। और 105 into 9 करोगे कितना होगा, 945। आ गया आंसर। सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी आपके पास चॉइसेस देखने थे कितने अवेलेबल है, क्योंकि कह रखा था 1 नॉन जीरो डिजिट, यही वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ भी लिखा है ना, x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ भी हमने x को क्या पकड़ा था, x 1 to 9 के बीच में हो सकता है, 9 चॉइसेस थे। यहाँ भी आपके पास 9 चॉइसेस है। अगला है 1 वॉवेल, वॉवेल 5 है, चॉइस कितने आपके पास, 5। कंसोनेंट आपके पास 21 है, चॉइसेस कितने, 21। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 21 into 5 into 9, योर आंसर इज 945। और ये क्वेश्चन भी देख रहे हो आजू बाजू एकदम, एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन, एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब हमने सीक्वेंस वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है 2, 12, 36, 80, 150x। अब थोड़ा देख के बताओ क्या सीक्वेंस चल रहा होगा, ऑब्जर्व करो। ऐसे क्वेश्चन के लिए रामबाण देता हूँ। कोई भी सीक्वेंस का क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र, दैट इज ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड क्या होता है, एक सेकंड इस क्वेश्चन को यहाँ कॉपी करने दो। आपको सीरीज क्या दे रखी है, 2, 12, 36, 80, 150 और x। अगर गौर से देखोगे ना तो ये क्या है पता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 4 + 8 कितना होगा, 12। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब मान लो आपको ये हिट नहीं किया, फिर भी आप क्वेश्चन राइट कर दोगे, कैसे, वही टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ 2 और 12 में डिफरेंस कितने का है, 10 का। 12 और 36 में डिफरेंस कितने का है, 24 का। 36 और 80 में डिफरेंस कितने का है, 44 का। और 80 और 150 में डिफरेंस कितने का है, 70 का। 70 का डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज डिफरेंस लो, 10 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 14 का। 24 और 44 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। 24 और 70 में कितने का डिफरेंस है, 26 का। तो ये देख रहे हो सब में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो अगला डिफरेंस भी 6 होगा। 6 आने के लिए यहाँ क्या चाहिए, 32, तभी 6 आएगा। अब 70 से 32 ऐड करोगे तो कितना होगा, 102। और 102 अगर 150 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 252। डिफरेंस 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 लेना पड़ता है। पहले लेवल पे आपने डिफरेंस लिया सबका, सेकंड लेवल पे डिफरेंस लिया, और थर्ड लेवल पे डिफरेंस लेते टाइम आपको क्या मिला, तीनों के बीच में 6 6 6 का डिफरेंस है। तो आपने क्या किया, 6 को वापस लगाया, 26 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32। 70 में 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 102। 102 अगर 50 में ऐड करेंगे 150 में तो कितना होगा, 252। इसको कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड। कोई भी सीक्वेंस एंड सीरीज का आज का घर जाओ और कल लेके आना मेरे क्लास में कि सर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। आई विल शो यू ट्रायंगुलर मेथड से इंस्टेंटली आंसर आ जाता है।
कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी टफ सीक्वेंस बना दिया हो, जैसे अगर इसको नॉर्मली देखते तो ये यही लिखा था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये लिखा था 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये लिखा था 3 का स्क्वायर। अब जैसे 80 है, 80 क्या हो सकता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, दोनों का ऐड करोगे तो 80 आएगा। वही कर रहे थे वो, बट ये हमको एग्जाम टाइम में हिट नहीं करता है, तो बेटर होता है ट्रायंगुलर मेथड लगा लो। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जो ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व नहीं हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मतलब एक समझ सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है 1 2 3, एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो आपको ऐसा कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर इन तीनों का मैं सम करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, इनके प्रोडक्ट का। ऐसे कितने नंबर है, सबसे पहला क्या है 1 + 2 + 3, ये कितना आता है 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6। सेकेंड नंबर होता है -1 - 2 - 3, -1 - 2 - 3 कितना हो जाएगा -6। तीनों को ऐड करोगे तो वापस आप लिखो -1 × -2 × -3, ये भी कितना आएगा -6। और तीसरा नंबर कौन सा होता है -1 0 + 1, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, और वही -1 × 0 × +1 करेंगे, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या होगा 0। तो ऐसे 3 केसेस होते हैं जहाँ पे सम और प्रोडक्ट इक्वल आता है। अब ये यूपीएससी ने 2 बार यही चीज़ पूछी है। अब एग्जाम टाइम में ये चीज़ें करने के लिए नहीं होती है, इसी के लिए सेशन अटेंड करने पड़ते हैं। जैसे आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा ना ऐसा कितने बार होता है कि सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है, आप डायरेक्टली आंसर कर दोगे 3 बार, और ये रहे वो 3 केसेस। नोट्स में यही चीज़ ऐड करनी होती है, एक ये पहला केस, दूसरा, तीसरा, आंसर हो जाएगा ओनली 3 केसेस, ठीक है। मैं जो कह रहा था 3 क्वेश्चन छोड़ने थे, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, इसको भी छोड़ना था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कितने कप अरेंज करने हैं 9 कप्स अरेंज करने हैं। कैसे, सच दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब 9 कप को कैसे अरेंज करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कॉलम भी इक्वल हो, रो भी कैसे हो इक्वल हो, ऐसे अरेंज करना है आपको। क्वेश्चन क्यों छोड़ना था, 2 मिनट बाद फील हो जाएगा। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, 6 कप कैसे हैं जिनमें कॉफ़ी है, और 3 कप कैसे जिसमें क्या है टी है। अब मान लो मुझे ऐसे अरेंज करना था, 6 कप कॉफ़ी है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कॉफ़ी कॉफ़ी, और एक और कंडीशन है कि ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी, हर रो में एक कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कॉफ़ी कॉफ़ी टी, कॉफ़ी कॉफ़ी टी और कॉफ़ी कॉफ़ी टी, ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। अब सेकेंड कंडीशन ये भी तो है कि तीनों में कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी 1 चाय, 1 कॉफ़ी 2 चाय, यहाँ भी तो 3 टीज़ हो गए और 6 कॉफ़ी हो गए। अब आपको इसके भी अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्टार्ट ऐसा हो टी कॉफ़ी कॉफ़ी, ये वाली लाइन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी को पहले कर दूंगा कॉफ़ी को पीछे लिख कर दूंगा। इसके केसेस बनाने पड़ेंगे और काउंट करोगे ना, इसका आंसर आता है 54, बट काउंट करते करते 10 या 15 मिनट निकल जाएंगे। इसलिए जब इतना कर लो और आपको फील होने लग जाएगा ना कि इसके भी अलग अलग केसेस बन सकते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है कॉफ़ी टी टी, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ टी कॉफ़ी कॉफ़ी, या फिर कॉफ़ी टी कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी के बीच में 1 चाय, कितने केसेस बना सकता हूँ मैं इसके। इसीलिए ये क्वेश्चन को ड्रॉप करना होता है, क्योंकि काउंट करते करते आपके 15 मिनट निकल जाएंगे और 15 मिनट में 6 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सी साइड के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 भी छोड़ने लायक था। अभी देखो ये कह रहा है आपको एक सीरीज दे दी है 15 × 14 × 13 × 3 × 2 × 1, इसमें आपको पता है 3 to the power m, m कितने आएंगे 3 कितने आएंगे वो लिखना है। तो 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 5 लिख सकते हो, फिर 14 को वैसे के वैसे रहने दो, 13 को भी वैसे के वैसे रहने दो, इसके बाद 12 आएगा, 12 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 4, फिर 11 को भी वैसे के वैसे रहने दो, 10 को भी वैसे रहने दो, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 3, फिर 8 को भी वैसे के वैसे रहने दो, 7 को भी वैसे के वैसे रहने दो, 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 2, फिर 5 4 3 × 2 × 1, यही लिखा हुआ है सीरीज।
आपको पूछ रहा है कितने ऐसे 3 है पूरे सीरीज में, 1 2 3 4 5 6, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। बस सीरीज को खोलना था और पूछ रहे थे कितने ऐसे 3 है जो मुझे इस सीरीज में मिलेंगे, 3 टू द पावर 6 था वो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000। इन सब में से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम 6 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, 15 से करें और 18 से करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले किसको ट्राई करोगे 1063 को। 1063 को आप लिख सकते हो 900 प्लस 163, ऐसा लिख सकते हो। 900 तो 3 से डिविजिबल है, 150 भी 3 से डिविजिबल है, 53 सा 150, बट क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 4 सा 12 होता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या लिखा है 1073। 1073 को भी आप लिख सकते हो 900 प्लस 173। 900 आपको पता है 6 से भी डिविजिबल है, 173 क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं, 173 6 से कैसे डिविजिबल होगा? 180 होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अब बेस्ट है 1083 को ट्राई करो। 1083 को आप क्या लिख सकते हो 900 प्लस 183। 900 6 से डिविजिबल है, 36 का कितना होता है 180। आपके पास रिमाइंडर भी कितना बच रहा है 3, 6 से वेरीफाई हो गया, 9 से डिवाइड करो, 180 को 9 से डिवाइड करोगे 29 जा 180, वापस 3 रिमाइंडर बच रहा है, 9 से भी हो गया, 12 से करके देखो, 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो 15 12 का कितना होता है 180, 12 से भी वेरीफाई हो गया, 15 से भी हो गया और 18 10 का कितना होता है 180। पांचों ऐसे नंबर है जिससे 1083 डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। ऑप्शन मार्क करो टिक। एग्जाम फॉर्म में आप ऐसे भी कर सकते हो, स्कूल में जैसे हम डिवाइड करते थे ना, बट इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। स्कूल में हम क्या करते थे, यही तो करते थे 1083 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, पर ये बहुत टाइम लगाएगा, शाम हो जाएगी करते करते। 48 माइनस 3 बच गया, चलो ठीक है 6 से हो गया, 9 से करो 1083, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 बच गया, 9 से भी हो गया, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। बेटर क्या होता है आप शॉर्ट फॉर्म बना लो, जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दो 900 प्लस 183। 900 मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 900 6 से भी डिविजिबल है, 150 इंटू 6 करोगे 900 आएगा, 900 9 से भी डिविजिबल है, 100 9 जा 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 18 से भी। या तो कल मैंने एलसीएम बताया था ना, एलसीएम भी ले सकते थे, एलसीएम बना लो इसका। पहले 6 से डिवाइड करूँगा, हो जाएगा 1 9 2 15 और 3 ऐसा, फिर 3 से डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा 1 3 2 5 1, फिर वापस 3 से डिवाइड करूँगा, 1 1 2 5 1, 2 से डिवाइड करूँगा 1 1 1 5 1 और लास्ट में 5 से डिवाइड करूँगा तो पाँचों 1 1 1 1 1 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 33 ज़ा 90, 96 ज़ा 450। अब 450 एक एलसीएम आता सबका। अब आपको पता है 450 एलसीएम आ रहा है, 900 भी क्या होगा 450 का 2 ही होता है, तो 900 भी कॉमन एलसीएम है, इससे मैं 900 से डिवाइड कर रहा था, जस्ट बिकॉज आई नो कि 450 एलसीएम आ रहा है, अगर इन केस तो 950 भी आ जाएगा उस केस में, 900 भी आ जाएगा उस केस में।
ये क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो नेचुरल नंबर दिए हैं, एक क्या है पी, पी क्या है आपका प्राइम नंबर, और अगला क्या दे रखा है क्यू, क्यू क्या है आपका कंपोजिट नंबर। पहला कंडीशन कह रहा है कि P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर। P मान लो आपने प्राइम नंबर 2 ले रखा है और 3 ले रखा है ऑड नंबर, और अपने कंपोजिट नंबर मान लो कोई दूसरा ले रखा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है जो प्राइम नहीं है, जैसे 9 क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, तो 3 इंटू 9 कितना होता है 27। P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, सही हो गया क्योंकि 27 क्या है ऑड नंबर। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है Q बाई P कैन बी अ प्राइम नंबर, 9/3 क्या हो जाएगा 3, 3 क्या है प्राइम नंबर है, ये भी वेरीफाई हो गया। और तीसरा पढ़ो P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, 9 प्लस 3 करोगे कितना होता है 12, क्या 12 प्राइम नंबर है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। कोई भी प्राइम नंबर और इस पे लेके कर सकते हो आप, कंपोजिट नंबर पे कोई भी 2 पे भी ले सकते हो, 5 पे भी ले सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99 को जब हम 1 2 6 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे 2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0, और एक बार अगर नंबर में 0 आ गया तो एंड तक क्या होगा 0। कोई भी नंबर मान लो x y z a b c ऐसा हो और एंड में 0 0 हो, अगर इसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 0, क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल होगा। एंड में जो बचेगा वही तो डिजिट देके जाएगा रिमाइंडर। किसी भी नंबर से डिवाइड करो, अब 2 इंटू 5 एक बार कर दो, जैसे आप अपना मोबाइल खोलो 92 इंटू 95 करो, अब आ जाएगा 0, उसके बाद किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एंड में हमेशा क्या आते रहेगा 0, वेरीफाई कर लो, हमेशा 0 0 0 0 आते रहेगा जितना बड़ा नंबर हो सकता है। और आप अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 से, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब गलती क्या होती है, आपने मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए या आपने सेशन अटेंड नहीं किया, आप चले गए पेपर में, आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, और जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर आप डिवाइड करोगे, यू विल फील कि आपने वेस्ट कर दिए 5 से 7 मिनट, और ये भी गारंटी नहीं है कि सही से मल्टीप्लाई करोगे और फिर भी आपको लगेगा 3 2 1 में से कोई आंसर है ऐसा। यहाँ कह रहा है 24 मैन और 12 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 डेज में। 24 मैन प्लस 12 वुमेन 30 डेज में काम कर सकते हैं। मान लो काम कितना करना था, मैं ऐसा मानता हूँ 30 यूनिट्स काम करना था, तो एक दिन में मैन कितना कर रहे थे एक काम, और वुमेन एक दिन में कितना कर रही थी आधा काम, ऐसा मानता हूँ। तो 24 प्लस 6 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 30। मतलब मुझे ऐसा कहना है बनाने कितने थे 30 चेयर, ठीक है। 24 मैन लगे हुए थे और 12 वुमेन लगे हुए थे। डेली अगर एक मैन एक चेयर बना रहा है तो 24 चेयर बना देंगे ये लोग, और वुमेन अगर 12 है और वो सब मिलके अगर एक दिन में आधा ही चेयर बना पा रही थी तो 6 हो जाएगा। 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। अब आपको पूछ रहा है कंडीशन उल्टी है, काम कितने करने वाले हैं 12 मैन और 24 वुमेन। अब बोल रहा है अब आपको आंसर निकालना है क्या होगा। अब मैंने क्या देखा था, मैन जो है वो अगर 24 होते थे तो एक दिन में बनाते थे एक चेयर, 12 मैन भी अगर है तो एक दिन में एक चेयर बना पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 12। और 24 वुमेन है, वुमेन कितना 0.5 की एफिशिएंसी से काम कर रही थी, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24। 24 डेज में काम होगा। 24 मोर देन 30 है कि मोर लेस देन 30 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको क्या बनाना है, एक नंबर लॉक, वो आता है ना पर्स वगैरह में लगाने वाला नंबर लॉक, वो आपको क्रिएट करना है, या फिर मान लो मोबाइल में पिन क्रिएट करना है, ये एटीएम का पिन क्रिएट करना है 3 डिजिट का। कंडीशन ये है कि पिन में नंबर कौन कौन से हो सकते हैं 1 to 7, 1 to 7 नंबर हो सकता है। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, और डिजिट को आप रिपीट भी नहीं कर सकते। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये लेफ्ट टू राइट कैसा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ सबसे बड़ा होगा यहाँ कम होगा। अब
एनी टू डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, दोनों के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 का। तो पहला नंबर मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ 7, क्योंकि 1 to 7 लेना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब 2 के बाद डिफरेंस कौन कौन सा ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, बीच के दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए मिनिमम 2 का। तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा 4, 3, 2 या 1, यही डिफरेंस रहेगा। इन सबको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ऑप्शन मेरे पास कितने हो जाएंगे 4। अब जब यहाँ मेरे पास 4 अवेलेबल है, यहाँ एक यूज़ कर लूँगा। अब अगर मान लो, एक सेकेंड, मेरे को 3 डिजिट नंबर क्रिएट करना था, स्टार्टिंग करना था 1 to 7 से, और लेफ्ट से राइट कैसा हो रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा था। एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने क्या यूज़ कर लिया 7। अब मुझे ये पता है कि बाद में जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो या तो 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, यही सारे नंबर है। अब मान लो इसमें से भी अगर मैं 5 कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, 5 कैसे होगा, 2 का डिफरेंस है ना, 4, 3, 2, 1 होगा। इसमें से भी अगर मान लो मैं एक 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा 3, 2, 1, ये डिफरेंस बचेगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन है। 3 into 4 कितना होता है 12, 12 into 1 कितना होगा, वही वाला क्वेश्चन जो इसके पहले हमने किया था, नंबर ऑफ चॉइसेस देख लिए थे। वापस देखो इसको, 7 यहाँ फिक्स कर दिया। अब मेरे पास 1 to 6 में 6 डिजिट बचे, बट 6 के 6 मैं क्यों यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस उनके बीच में कितना चाहिए 2 का। तो 6 भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ ना 5 का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट चाहिए। तो यहाँ आई विल यूज़ 4, 3, 2 और 1। अब 7 - 4 2 से ज़्यादा ही है, 7 - 3 भी 2 से ज़्यादा है, 7 - 2 भी 2 से ज़्यादा है, और 7 - 1 भी 2 से ज़्यादा है। अब अगर मैं ये 4 यूज़ कर सकता हूँ, मान लो इसमें से मैंने 3 फिक्स कर दिया होता है यहाँ पे, तो अगला मेरे पास ऑप्शन क्या बचता, 4 बच सकता था, 2 बच सकता था या 1। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 1 ऑप्शन है। मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर क्या आ जाएगा 12। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है आपके पास, सर्कल में 8 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, सेम डिस्टेंस पे आपके पास पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको ये कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टाइसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको ये 8 पॉइंट को यूज़ करके क्या बनाना है ट्रायंगल। अब मान लो ये डायमीटर होता है सर्कल का, 2 पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं, आपको ट्रायंगल बनाना है इन पॉइंट को यूज़ करके। पहला ट्रायंगल एक तो ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, तीसरा क्या बन सकता है ये। ऐसे जब एक पॉइंट से 3 ट्रायंगल बन सकते हैं तो नीचे भी 3 ट्रायंगल बनेंगे। एक पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन गए 6, तो अब दूसरे पॉइंट से भी कितने बनेंगे 6, तीसरे पॉइंट से भी कितने बनेंगे 6, और चौथे पॉइंट से भी कितने बनेंगे 6। 6 4 का कितना होगा 24। क्यों 24 बनेंगे, क्योंकि एक पॉइंट से मेरे बन रहे थे 6 ट्रायंगल। तो मान लो अगर इसको मैंने डायमीटर बनाया, यस
ये क्वेश्चन देखो, 5 फ्रेंड दिए हुए P, Q, X, Y और Z, और कह रहे हैं उन्होंने कुछ नोटबुक परचेज की है। कंडीशन क्या है? Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X डिड, मतलब Z प्लस 8 नहीं, कंडीशन पहली क्या है? Z इक्वल टू एक्स प्लस 8। Z ने कितने ज़्यादा खरीदे? 8 नोटबुक्स, किससे? X से। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? Z इक्वल टू एक्स प्लस 8। सेकेंड कंडीशन पढ़ो, P एंड Q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक्स। P और Q ने दोनों मिलके कितने बुक्स परचेज किए? 21। थर्ड कंडीशन पढ़ो, Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P। Q इज इक्वल टू P माइनस 5 लिख सकता हूँ। Q ने P से कितने कम खरीदे? 5, लिखा हुआ है Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P। नेक्स्ट है X एंड Y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक। फोर्थ मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी X प्लस वाई इज इक्वल टू 28। और लास्ट कंडीशन क्या है? P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन X। P इज इक्वल टू X प्लस 5। 5 इक्वेशन बन गई मेरे पास। ये इक्वेशन 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये दो इक्वेशन को मर्ज कर दो, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? P प्लस Q इज इक्वल टू 21, ये एक इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? P Q इज इक्वल टू P माइनस 5, या फिर Q की जगह डाल दो P माइनस 5। इसको आप लिख सकते हो P प्लस P माइनस 5 इज इक्वल टू 21। कैसे आया ये समझा? आपने क्या किया? Q की जगह क्या डाल दिया? P माइनस 5, Q की जगह डाल दिया मैंने। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स P माइनस 5 इज इक्वल टू 21। 2 टाइम्स P आपके पास कितना हो जाएगा? 16। 21 माइनस 5, P आपके पास कितना आ जाएगा? 8। P की वैल्यू आ गई 8। अब P की वैल्यू अगर 8 आ गई तो इससे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। Q क्या हो जाएगा? P माइनस 21 माइनस P, P कितना था? 8, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। तीसरा एक और इक्वेशन, इससे भी वेरीफाई कर सकते हो। P माइनस तीसरी कंडीशन ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपके पास कितना दे रखा है? 28। और यहाँ दे रखा है P क्या है आपके पास? x प्लस 5। P की वैल्यू क्या आई थी मेरी? 8। x क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 3। यहाँ पे अगर P की वैल्यू डाल दूंगा, 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, 5 अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। द मोमेंट x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें अगर पुट कर दूंगा तो y कितना हो जाएगा? 25। और लास्ट वैल्यू क्या बचती है? z इक्वल टू एक्स प्लस 8। एक्स आपका कितना था? 3, तो z आपका कितना हो जाएगा? 11। अब आपको क्वेश्चन कह रहा था अगर ईच नोटबुक जो है वो 40 रुपए की है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? ऐड कर दो 11, 25, 3, 13 और 8, इन पाँचों को ऐड करो। 11 प्लस 25 कितना होगा? 36, 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 13 52, 52 प्लस 8 60, 60 इंटू 40 कितना होता है? 2400। ऑप्शन देखो बी 2400। वापस बताता हूँ हमने क्या किया। कंडीशन बनाई आपने। पहली कंडीशन क्या लिखी थी? Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर। Z ने 8 नोटबुक ज़्यादा खरीदो तो Z क्या हो जाएगा? 8 प्लस x। पहली कंडीशन यही दे रखी थी। सेकंड पढ़ो, आप क्या दे रखा था? P प्लस Q इज इक्वल टू 21। थर्ड कंडीशन था Q परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन P डिड, सॉरी लेस देन P डिड, तो P माइनस 5। नेक्स्ट कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 और लास्ट कंडीशन है P इज इक्वल टू x प्लस 5। ये 5 कंडीशन थी। मैंने क्या किया? पहले 1 को मर्ज कर दिया 2 के साथ। जब ये दोनों को मर्ज कर दिया तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई। P की वैल्यू आई थी मेरे पास 13। द मोमेंट P की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई थी, सॉरी 8 आ गई थी। Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 13। इसमें पुट करने से Q की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई। उसके बाद Z की वैल्यू मैंने निकाल ली, सॉरी फिर x की वैल्यू निकाल ली मैंने। x की वैल्यू यहाँ से निकाली थी मैंने 3, y की वैल्यू आ जाएगी 25 और फाइनली z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8 प्लस 3 दैट इज z इक्वल टू 11। सबको ऐड कर दो, इंटू 40 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 2400। ये क्वेश्चन भी एलसीएम पे बेस्ड है। लिख रहा है पर्सन x वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन। कोई बंदा है x, उसको कुछ पेन बांटने हैं। कितने बच्चों में? 6 बच्चों में। कौन कौन से? A B C D E F। वो ऐसा कह रहा है सपोज A गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव बाय B। A को कितना मिला? B से डबल। नेक्स्ट कह रहा है
3 टाइम्स दैट ऑफ सी, सी से कितना ज़्यादा मिला 3 टाइम्स, 4 टाइम्स दैट ऑफ डी, डी से 4 टाइम्स ज़्यादा मिला, सी से कितना मिला, सॉरी ई से कितना मिला 5 टाइम्स, और एफ से कितना मिला 6 टाइम्स। ऐसा दे रखा है आपको इक्वेशन में। आपको वह कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन एक्स शुड बाय सो दैट नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर। अब 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आप ले लो एलसीएम 2, 3, 4, 5 और 6 का। पहले आप डिवाइड करो इसको 2 से, ये आ जाएगा 1, 3, 2, 5, 3। फिर आप इसको डिवाइड कर दो अगेन 3 से, ये हो जाएगा 1, 1, 2, 5, 1। फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1, 1, 2, 1, 1। और लास्ट में 2 से डिवाइड करो, सबसे डिवाइड हो जाएगा 1, 1, 1, 1, 1। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60। एलसीएम कितना आ गया 60। तो ऐसा मानता हूँ ए के पास कितने पेन हो जाएंगे 60। अब ए के पास बी से डबल थे तो बी के पास कितने हो जाएंगे 30, आधे हो जाएंगे। ए के पास 60 है, बी के पास कितने हो जाएंगे आधे 30। सी के पास कितना था 1/3 था ए का, तो 1/3 कितना हो जाएगा 20, वेरी गुड। उसके बाद डी के पास कितना था 1/4 मतलब 15। ई के पास कितना था 1/5, 60 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा 12। ई के पास आ जाएगा 12 और एफ के पास कितना था 1/6 मतलब 10 पेन। बट कंडीशन पढ़ो क्या लिखा है, सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर। इवन नंबर आना चाहिए, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी है, बट 15 क्या इवन है। तो हम क्या करेंगे सभी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 20। अब सभी के सभी नंबर इवन है। अब कैलकुलेट कर लो सबको। 120 प्लस 60 कितना होगा 180, 180 प्लस 40 220, 220 प्लस 30 250, 250 प्लस 24 274, 274 प्लस 20 294। ऑप्शन नंबर सी। एलसीएम का गेम था ये पूरा। अब ये वाला क्वेश्चन भी इसमें ऑप्शन से हो जाएगा। आपको कह रहा है अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30। एक आदमी वो घर से कितने बजे निकला 2:30 बजे। घर से निकलने के बाद वो अपने गांव गया और गांव कितने बजे पहुंचा वो 3:15 पे अपने गांव पहुंचा। अब वो ऐसा कह रहा है गांव में वो कितने देर रुका 25 मिनट अपने गांव में रुका और फिर वापस गांव से घर आया। मतलब वो गांव से कितने बजे निकला 3:40 में, 25 मिनट ऐड करोगे तो, और गांव से वापस निकल के घर आया और घर कितने बजे पहुंचा एग्जैक्टली 4 बजे। ऐसा दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि 4 बजे वो घर पे पहुंचा। बट कंडीशन क्या थी, इस बार उसने रूट कितना लंबा लिया 1.25 टाइम्स लंबा रूट लिया और स्पीड कितनी थी उसकी डबल। सबसे पहले 2:30 बजे वो घर से निकला, 3:15 बजे वो गांव पे पहुंचा, गांव में वो 25 मिनट रुका, 25 मिनट रुकने के बाद ठीक 3:40 में वो गांव से निकला और 4 बजे वो घर पे पहुंच गया। वो ऐसा पूछ रहा है आपको ये बताना है कि घर पे जो घड़ी थी वो गांव से कितनी ज़्यादा फास्ट थी। मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ लास्ट वाला ऑप्शन सबसे पहले कि 5 मिनट फास्ट थी घड़ी। अगर घड़ी मान लो 5 मिनट फास्ट थी तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो जब गांव में पहुंचा तो 3:15 नहीं हो रहे थे, कितना हो रहा था 3:10। 5 मिनट कम कर दूंगा तो वो 2:30 बजे घर से निकला, गांव कितने बजे पहुंचा 3:10 पे। 40 मिनट लगे उसको गांव पहुंचने में, ऐसा मानता हूं मैं। अब अगर मान लो वो गांव में 3:10 पे पहुंचा, 25 मिनट गांव में रुकेगा तो गांव से कब निकलेगा 3:35 में। गांव से वापस वो निकला 3:35 में और यहाँ कितने बजे पहुंचा 4 बजे। यही कंडीशन दे रखा था, बस यहाँ 3:40 की जगह कितना हो जाएगा 3:35 अगर घड़ी 5 मिनट फास्ट है तो, और यहाँ 3:15 की जगह क्या हो जाएगा 3:10, क्योंकि गांव का टाइम ही चेंज करना है हमको, ठीक है, घर का टाइम सेम रहेगा। अब उसको जाने में कितना लगा 40 मिनट और आने में कितना लगा 25 मिनट। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि 40 मिनट है, वो हर स्पीड 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा था, तो उसका गाँव कितना होगा 40 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब 40 किलोमीटर उसका गांव था और कितने देर में गया 40 मिनट में। अब पढ़ो क्या लिख रहा है, इस बार वो जब गांव से वापस आ रहा था तो उसने रूट लंबा लिया, कितना लंबा 1.25 टाइम्स। तो 40 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा आपके पास 50। 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो, अब हमने देखा था 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा था, अब उसने क्या कहा है, उसने स्पीड भी क्या कर दी डबल, मतलब 1 मिनट में अब कितने किलोमीटर कवर करेगा 2।
पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा था, अगर 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर करेगा, 2 किलोमीटर से डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट। चेक कर लो, 3:35 से 4 बजे तक घर आने में उसको कितना टाइम लगा? 25 मिनट। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। डी से वेरीफाई, ऑप्शन से कभी भी वेरीफाई करोगे जल्दी आ जाएगा। ये क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, जैसे एक और क्वेश्चन याद आ रहा होगा जिसमें हम कॉइन को आधा करके 2 ऐड कर रहे थे, मैंने डायरेक्टली कहा 52 को रिसीव कर लो और 52 से क्वेश्चन को प्रोसीड कर दो। मैंने कहा था ना एक और क्वेश्चन आएगा टेबल वाला, यही वाला वो क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, कुछ लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव होता है, कभी बता ही नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन पता ही नहीं है। बेटर है स्किप कर दो और आंसर क्या मार्क कर दो, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यूपीएससी के आंसर की से भी वेरीफाई कर लेना, इसका आंसर क्या होगा? डी। और आंसर भी डी क्यों होगा? आप देख के चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। अपोजिट बैठा हुआ है, मतलब अगर एक सर्कल ऐसा है, वो क्या कह रहा है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी सी के अपोजिट में बैठा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है यार कि बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, आपको थोड़ी पता है बी कौन से नंबर पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ो, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब बी अगर इधर है तो इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा? इधर। बट अगर इमीडिएट लेफ्ट बी इधर बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा? एफ। एफ की भी तो पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है? बी पे। आपको क्योंकि पोजीशन नहीं दे रखा है, बता ही नहीं सकते कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बैठा कौन है। बेटर होता है नन ऑफ द अबव मार्क करो, मतलब डी मार्क करो इस केस में और आगे बढ़ो। सेम ये वाला क्वेश्चन भी देखो, आपको क्या दे रखा है, 6 लेक्चर होने वाले, कौन कौन से? ए बी सी डी ई और एफ। कब से कब होंगे? 8 से लेके 2 बजे के बीच में, हर घंटे का एक लेक्चर होगा। आपको ये बताना है थर्ड लेक्चर कौन सा होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए, मतलब एफ के पहले कौन सा लेक्चर होता है? ए, एंड फॉलोड बाय सी। एफ के बाद क्या होता है? सी लेक्चर। और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, अब मुझे बताओ एफ ए सी, अगर ये मैं डाल भी दूंगा, मुझे पता चलेगा थर्ड लेक्चर कौन सा है? नहीं, क्योंकि कहीं भी तो हो सकता है यार, अगर मान लो ए इधर होगा, एफ इधर होगा, सी इधर होगा, तब थर्ड लेक्चर सी है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ए लेक्चर सेकंड होगा, बी मेरा थर्ड होगा और सी मेरा फोर्थ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ए लेक्चर मेरा लास्ट होगा, एफ मेरा सेकंड लास्ट होगा और सी मेरा लास्ट लेक्चर होगा। तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ ऑर्डर क्या है, क्योंकि मुझे मेंशन ही नहीं किया हुआ है कि ए कौन सा नंबर का लेक्चर है, एफ कौन से नंबर का लेक्चर है और सी कौन से लेक्चर का है। तो मैं थर्ड लेक्चर बता ही नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ो, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी कौन सा नंबर है? 6th। बट क्या आप थर्ड पोजीशन बता सकते हो? नहीं। इस क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डी मार्क करो और आगे बढ़ो। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही चीज दिखेगा, अगर मान लो कुछ क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर होता है डी मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है, अगर आप रिस्क भी लोगे ना तो 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 में आप राइट करोगे, 1 में गलत होगा। स्टिल मैं ऐसा मानता हूं आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का मारा, 4 में राइट लग गया, 1 में रॉन्ग लग गया। अब मान लो 2.5 इंटू 4 करेंगे, 10 मार्क मिल गए आपको राइट लगने से, 1 गलत लगने से माइनस कितना होगा, 0.66। स्टिल आपको 9 मार्क्स ज़्यादा मिल गए। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना तो ट्रिक्स, अभी ये जो हम सेशन कर रहे हैं इसके बाद लास्ट वाला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं आपको भर भर के ट्रिक्स दूंगा और वेरीफाई करके दिखाऊंगा यूपीएससी के आंसर की से कि ये ट्रिक लगा देना, सॉल्व हो जाता है। इनफैक्ट जो हम जीएस भी लेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, आप कितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप कोई भी एमपीएससी के लिए पढ़ लो, हिस्ट्री के लिए पढ़ लो, मतलब यूपीएससी के लिए पढ़ लो, एमपीएससी के लिए पढ़ लो, कंबाइन के लिए पढ़ लो, बट नॉलेज से कभी कोई प्रीलिम्स नहीं निकलता है। आई कैन शो यू विथ प्रूफ कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमको ऑब्जर्व करना होता है। हो सकता है आपने ऑब्जर्व नहीं की हो, बट जब मैं करूंगा और आपको पता चलेगा यार कितना ईजी पेपर था, बस मेन पेपर में हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाए। जैसे अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं, अब में से राज्य सेवा वाले कितने हैं? आप लोग राज्य सेवा वाले हो? एक सेकेंड, अभी राज्य सेवा का ही पेपर दिखाता हूँ आपको, अभी प्रूफ कर दूंगा। ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम कल करते हैं यहाँ से। कल सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ विद प्रूफ दिखाऊंगा कि राज्य सेवा का पेपर में क्या क्या ट्रिक्स होती है, क्या ऑब्जर्व करना होता है सेम यूपीएससी का। और उसके बाद हम सीसेट का सेशन लेंगे एंड विद गारंटी आई कैन टेल यू कि 30 से 40 मार्क, आपको पता है 14 लाख लोगों में से
कोई भी एग्जाम का, अगर एमपीएससी की भी बात करो, राज्य सेवा में 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं और प्रीलिम्स के लिए हार्डली यहाँ से 5 या 6 हज़ार लोग प्रीलिम्स के लिए सिलेक्ट होते हैं। बट ये 5-6 हज़ार में आराम से आपका नाम आ जाएगा अगर आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे तो। सेम यूपीएससी वालों के लिए भी 14 लाख में से 14 हज़ार लोग प्रीलिम्स देते हैं। कितना भी पढ़ लो, कल के दिन आप वो पूरा का पूरा हिस्ट्री की किताब करके आ जाओ और यहाँ आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आपको नहीं आएगा। बट अगर मैं उसकी ट्रिक बता दूंगा, आप बोलोगे यार कितना 5-6 क्वेश्चन था, हमने ये चीज़ ध्यान क्यों नहीं दिया। यही ट्रिक से आपका बार बार प्रीलिम्स निकलेगा। मेंस के लिए हो सकता है आपको लिखना पड़े, जैसे राज्य सेवा ये वाला ऑब्जेक्टिव है, बट नेक्स्ट ईयर से आप लोग का भी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सेम यूपीएससी वालों को भी। उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए इतने भर भर के ट्रिक है, आपको फील होगा कि राज्य सेवा में ये ट्रिक हमको क्यों नहीं पता थी। और एक क्वेश्चन में नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन में वो ट्रिक लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे।